श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने मन धातु माननार्थ वाली और अनुपूर्वक मन धातु अनुमति अथवा तो करने की अनुमति देना अर्थ वाली धातु के रूप आत्मनेपद में किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। और इंग्लिश में जहाँ पर टू लेट वर्ब का प्रयोग होता है वहाँ पर संस्कृत में किस प्रकार वाक्य रचना बनती है इसको भी हमने उदाहरण सहित समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 73 में हमने अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों को देखा था। कुछ ही विशेषण देख पाए थे, बाकी शेष थे, उनको आज हम देखेंगे। इन विशेषणों को समझने से पहले आइए हम दिन के विविध विभागों को देख लेते हैं, क्योंकि इनको समझने से वो विशेषण समझने में हमको सहजता हो जाएगी। जैसे लोक में हम 24 घंटे के दिन को 2 में विभाजित कर देते हैं, दिन और रात, और फिर दिन को भी अन्य छोटे छोटे विभाग में विभाजित कर देते हैं, जैसे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, और रात के भी विभाग कर देते हैं, मध्य रात्रि अथवा तो पिछली रात्रि। इसी प्रकार संस्कृत में भी दिन के छोटे छोटे विभाग किए हुए हैं। आज पहले उनको देखेंगे और यह ध्यान रखेंगे, जैसे लोक में यद्यपि हम प्रातः, दोपहर, शाम, रात आदि विभाग कर देते हैं, पर ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतने बजे से इतने बजे को ही हम प्रातः कहेंगे अथवा तो इतने बजे से इतने बजे को ही दोपहर कहेंगे। इस प्रकार काल को या दिन को ठीक ठीक विभाजित करना संभव नहीं है। देश और काल के हिसाब से ये बदलते ही रहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग काल में यह विभाग अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बावजूद भी हम लोक में समझते हैं कि किसको सुबह कहें, किसको दोपहर कहें, किसको शाम कहें। हमको अपने व्यवहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। बोलने वाला भी समझता है, सुनने वाला भी समझ लेता है। इसी प्रकार संस्कृत में भी जो अभी आपको दिन के विविध विभाग बताए जाएंगे वह भी प्रायः करके हैं। इतने से इतने बजे तक को ही सुबह कहते हैं, इतने से इतने बजे को ही शाम कहते हैं, ऐसा नहीं है। समय के साथ इसमें भी परिवर्तन संभव है। जैसे गर्मियों के दिन में शाम देर से होती है, ठंड में रात जल्दी हो जाती है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता रहता है। पर मोटा मोटा एक विभाग आपके सामने में रखने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि आपको संस्कृत में इन शब्दों को समझने में सुविधा हो जाए। तो सबसे पहला शब्द है प्रगे। यह अव्यय शब्द है। सुबह के लगभग 4 से 6 बजे का जो समय है उसके लिए संस्कृत में हम प्रगे इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 6 से 9 तक का जो समय है उसके लिए हम संस्कृत में प्रातः शब्द का प्रयोग करते हैं। यह अव्यय शब्द है। और यदि हम प्रातः काल इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब यह अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आप प्रातः काल का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रातः अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम मॉर्निंग बोलते हैं। 9 से 11 का जो समय है उसके लिए संस्कृत में पूर्वाह्न शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान रहे यहाँ पर हकार हलंत है, तो उच्चारण में भी वो हलंत ही आना चाहिए। उच्चारण इस प्रकार होगा पूर्वाह्न। यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इंग्लिश में इसके लिए हम फोरनून शब्द का प्रयोग करते हैं। लगभग 11 से 1 बजे का जो समय है उसके लिए संस्कृत में मध्याह्न शब्द है। यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। हकार यहाँ पर भी हलंत है और वर्ण का जो क्रम है वो हकार नकार अकार है, अर्थात नकार से पहले ह है, तो मध्याह्न ऐसा उच्चारण करना है, न कि मध्याह्न। उच्चारण में ध्यान रखेंगे। मध्याह्न के लिए इंग्लिश में शब्द है नून। लगभग 1 से 4 के समय को संस्कृत में अपराह्न कहते हैं। उच्चारण पे यहाँ पर भी ध्यान दें। अपराह्न अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है आफ्टरनून। लगभग 4 से 7 बजे का जो समय है उसके लिए संस्कृत शब्द है सायं। यह अव्यय शब्द है। और यदि हम सायंकाल शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये अकारांत पुल्लिंग है। सायंकाल अथवा सायं दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है इवनिंग अथवा तो ट्वाइलाइट। लगभग 7 से 10 का जो समय है उसके लिए संस्कृत शब्द है पूर्व रात्र। यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इंग्लिश में कहेंगे अर्ली नाइट। लगभग 10 से 2 का जो समय है वो संस्कृत में मध्य रात्र कहलाएगा।
यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इंग्लिश में इसके लिए हम मिडनाइट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और 2 से 4 का जो समय है इसके लिए संस्कृत शब्द है अपररात्र, यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इंग्लिश में इसके लिए हम लेट नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों को जब हम देखेंगे तब उसमें हम प्रघे, प्रातः, पूर्वाह्न, अपराह्न और सायं इन 5 शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अतः इनको अच्छी तरह से याद रखें कि प्रघे अर्थात लगभग 4 से 6 बजे का समय जिसको हम अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, और प्रातः अर्थात 6 से 9 बजे का समय जिसको मॉर्निंग कहते हैं, पूर्वाह्न अर्थात लगभग 9 से 11 का समय जिसको हम फोरनून कहेंगे, अपराह्न अर्थात 1 से 4 का समय जिसको हम आफ्टरनून कहते हैं, और सायं अर्थात लगभग 4 से 7 का समय जिसको हम इवनिंग अथवा तो ट्वाइलाइट कहते हैं। आइए अब अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों को देखते हैं। अव्यय है प्रगे, हिंदी में हम तड़के कहेंगे अथवा अर्ली मॉर्निंग, उससे बनने वाला विशेषण शब्द है प्रगे तना। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होगा, अर्थ है तड़के का अथवा तो अर्ली मॉर्निंग होने वाला। स्त्रीलिंग में प्रगे तनी प्रातिपदिक का प्रयोग होगा जिसका अर्थ है तड़के की, अर्थात अर्ली मॉर्निंग कुछ बात हुई, घटना घटी, उसके लिए इसका प्रयोग होगा। उदाहरण है ताऊ जी कल तड़के की ट्रेन से अहमदाबाद जाएंगे इसका अनुवाद करने के लिए गम धातु लृट लकार का प्रयोग होगा। अहमदाबाद कर्मकारक हैं, ट्रेन से जा रहे हैं अतः ट्रेन यहाँ पर करण कारक हैं। ट्रेन को संस्कृत में रेलयान कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। करण कारक होने से अनुवाद करते समय हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कौन सी ट्रेन? तड़के की, अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेन होती हैं चलती हैं उस ट्रेन से जाएंगे, तो तड़के की यह ट्रेन का विशेषण है। ट्रेन का अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त रेलयान शब्द क्योंकि नपुंसकलिंग है अतः तड़के की इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें नपुंसकलिंग प्रातिपदिक प्रगे तन का प्रयोग करना होगा। और ट्रेन का अनुवाद करने के लिए हमने तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः तड़के की इसका अनुवाद करने के लिए भी हम प्रगेतन प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कल के लिए श्वः अव्यय का प्रयोग होगा और ताऊजी के लिए संस्कृत में ज्येष्ठ पितृ प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। इस तरह से संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा। ज्येष्ठ पिता श्वः प्रगेतनेन रेलयानेन अहमदाबाद नगरम गमिष्यति। रेलयानेन अहमदाबाद यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। आगे वाक्य है तड़के की नींद बहुत मीठी होती है। तो होती है इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या होती है? नींद। नींद कर्ता कारक है, संस्कृत में निद्रा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कौन सी नींद? तड़के की। तो तड़के की यह नींद का विशेषण है। नींद का अनुवाद करने के लिए हमने निद्रा स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः तड़के की इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें स्त्रीलिंग प्रगेतनी इस प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। और निद्रा कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, तो तड़के की इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रगेतनी प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कैसी होती है? मीठी। तो मीठी यह भी नींद का ही विशेषण है और मीठी के लिए संस्कृत में मधुर प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में मधुरा प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। बहु यह मीठी का विशेषण है और मीठी का अनुवाद करने के लिए हमने मधुरा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, इसलिए बहु का अनुवाद करने के लिए भी हमें बहु स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा अथवा बहुवी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा प्रगेतनी निद्रा बहुहु बह्वी वा मधुरा भवति। ध्यान रहे स्त्रीलिंग में बहु का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में 2 प्रातिपदिक हैं, बहु उकारांत और बहुवी दीर्घ इकारांत। 2 में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे अव्यय है प्रातः अर्थात सुबह। इससे बनने वाला विशेषण शब्द है प्रातस्तन, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, अर्थ है सुबह में होने वाला। और स्त्रीलिंग के लिए प्रातिपदिक है प्रातस्तनी अर्थात सुबह में होने वाली कोई घटना बात आदि। वाक्य है सुबह के व्यायाम में आजकल हम तैरना सीख रहे हैं। सीखने के लिए संस्कृत में शिक्ष धातु आत्मनेपदी का प्रयोग करेंगे। कर्ता हम होने से क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग की जाएगी शिक्षे मही। क्या सीख रहे हैं? तैरना। तैरने के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है तरण, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, ल्युट प्रत्यंत प्रातिपदिक है। हम इसका अनुवाद होगा वयम, आजकल इसका अनुवाद होगा अद्यत्वे, अव्यय शब्द है। कब सीख रहे हैं? व्यायाम में।
तो व्यायाम अधिकरण कारक है। संस्कृत में व्यायाम को व्यायाम ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कौन सा व्यायाम? सुबह का व्यायाम, जो सुबह में होता है उस व्यायाम में। तो सुबह का व्यायाम का विशेषण है। व्यायाम का अनुवाद करने के लिए हमने अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः सुबह का इसका अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रातस्तन का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि व्यायाम का अनुवाद करने के लिए हमने सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः सुबह के इसका अनुवाद करने के लिए हमें प्रातस्तन प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति एकवचन में प्रयोग करना होगा। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा प्रातस्तने व्यायामे अद्यत्वे वयम तरणम शिक्षेमहि। आगे वाक्य है, सुबह की उपासना में आज आलस्य आ रहा था। आलस्य आना, गुस्सा आना, नींद आना, इन सब में आने का अर्थ है कि आलस्य, गुस्सा, नींद आदि मुझे बाधित कर रहे हैं। अतः आलस्य आदि के साथ जब आना क्रिया का प्रयोग होगा तब उसका अनुवाद करने के लिए हम बाध धातु का प्रयोग करेंगे। यह भी आत्मनेपदी धातु है। और था का अनुवाद करने के लिए हम स्मव्यय का प्रयोग करेंगे। कक्षा 47 में हम देख चुके हैं कि स्मव्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस प्रकार करना है। क्या आ रहा था, क्या बाधित कर रहा था? आलस्य। तो आलस्य यहाँ पर कर्ता कारक है। आलस्य को संस्कृत में आलस्य ही कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। आज का अनुवाद करने के लिए हम अद्य अव्यय का प्रयोग करेंगे। कब बाधित कर रहा था? उपासना में। उपासना अधिकरण कारक है। उपासना को संस्कृत में उपासना ही कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कौन सी उपासना? सुबह की। तो सुबह की यह उपासना का विशेषण है। क्योंकि उपासना का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः सुबह की इसका अनुवाद करने के लिए भी हम प्रातस्तनी इस स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और उपासना का अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, अतः प्रातस्तनी का भी सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा प्रातस्तन्याम उपासनायाम अद्य आलस्यम बाधते स्म। अद्य और आलस्य के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। आगे शब्द है सायं, अर्थ है शाम। सायं से बनने वाला विशेषण शब्द है सायंतना, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाएगा। अर्थ है शाम में होने वाला। और स्त्रीलिंग के लिए प्रातिपदिक है सायंतनी, अर्थ है शाम में होने वाली। वाक्य है, कल शाम के शॉपिंग के समय बहुत भीड़ थी का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे, भूतकाल होने से लंग लकार। क्या थी? भीड़। भीड़ कर्ता कारक है। संस्कृत में भीड़ को मेदनी भी कहते हैं, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। जनसम्मर्द भी कहा जाता है, जनसम्मर्द अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। हम मेदनी का प्रयोग करेंगे। कैसी भीड़? बहुत भीड़। तो बहुत यह भीड़ का विशेषण है। संस्कृत में स्त्रीलिंग में बहुत का अनुवाद करने के लिए दो प्रातिपदिक प्रयोग किए जाते हैं, बहु अथवा बहवी। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बहवी दीर्घ इकारांत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कब थी? तो शॉपिंग के समय। शॉपिंग को संस्कृत में क्रयण कहते हैं। शॉपिंग का समय के साथ संबंध होने से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और समय के लिए हम काल प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी शॉपिंग? शाम को होने वाली शॉपिंग। तो यहाँ शाम के यह शॉपिंग का विशेषण है। शॉपिंग का अनुवाद करने के लिए हमने क्रयण प्रातिपदिक नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है, अतः शाम के इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक सायंतन का प्रयोग करेंगे। और शॉपिंग का अनुवाद करते समय षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, अतः शाम के इसका अनुवाद करते समय हम सायंतन षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कब थी? कल थी। तो बीते हुए कल के लिए ह्यः अव्यय का प्रयोग होता है। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा ह्यः सायंतनस्य क्रयणस्य काले बह्वी मेदन्यासीत्। मेदनी आसीत यहाँ पर यण संधि कर दी है। आगे वाक्य है, आज शाम की कक्षा में कम लोग थे। यहाँ पर भी थे का अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कौन थे? लोग। लोग का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है जन, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कम लोग का विशेषण है, अतः कम का अनुवाद करने के लिए अल्प प्रातिक पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाएगा। कहाँ थे? कक्षा में। कक्षा के लिए संस्कृत में कक्षा प्रातिपदिक का ही प्रयोग करते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी कक्षा में? शाम की। तो शाम की यह कक्षा का विशेषण है। क्योंकि कक्षा का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः शाम की इसका अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग प्रातिपदिक सायंतनी का प्रयोग किया जाएगा। और कक्षा में इसका अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है,
अतः सायंतनी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। और आज इसका अनुवाद करने के लिए अद्य अव्यय का प्रयोग होगा। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अद्य सायंतन्याम कक्षायाम अल्पाः जनाः आसन्। आगे शब्द हैं पूर्वाह्न अर्थात दोपहर से पूर्व। कक्षा के आरंभ में ही हमने देखा था लगभग 9 से 11 का समय पूर्वाह्न कहलाता है। इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं पूर्वाह्नतन अथवा पूर्वाह्नेतन, दोनों का अर्थ है दोपहर से पूर्व का। और स्त्रीलिंग में पूर्वाह्नतनी अथवा पूर्वाह्नेतनी प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। और दूसरा शब्द है अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद का, लगभग 1 से 4 बजे का समय अपराह्न कहलाता है। उससे बनने वाले 2 विशेषण शब्द हैं अपराह्नतन अथवा अपराह्नेतन, अर्थ है दोपहर के बाद का। स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक बनेगा अपराह्नतनी अथवा अपराह्नेतनी। वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, आज तूने विपरीत क्रम से कार्य क्यों किए। इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम क्री धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्यों का अनुवाद करने के लिए कथम अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसको करने की बात की जा रही है, कार्य के करने की। अतः कार्य यहाँ पर करना क्रिया का कर्म कारक है और संख्या में बहुत होने से हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। विपरीत क्रम से यह क्रिया का विशेषण है। किस प्रकार किया, तो विपरीत क्रम से किया, तो क्रिया की विशेषता बताता है। अतः क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विपरीत क्रम से इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में विपर्यास प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आज का अनुवाद करने के लिए अद्य अव्यय का प्रयोग करेंगे, तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अद्य त्वं विपर्यासेन कार्याणि कथम अकरोः। तो कार्य करने में विपर्यास क्या है उसको बताते हैं कि दोपहर के बाद करने के कार्य फोरनून में कर दिए। फोरनून अर्थात दोपहर से पूर्व। पहले इसका अनुवाद करते हैं, तो कर दिया इसका अनुवाद करने के लिए भी हम क्री धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कब किए, फोरनून में अर्थात दोपहर से पूर्व किए। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम पूर्वाह्न प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या किया है, कार्य किए हैं, तो कार्य यहाँ पर भी कर्म कारक है। कौन से कार्य, दोपहर के बाद करने के कार्य। तो दोपहर के बाद करना ये कार्य का विशेषण है। क्योंकि कार्य का अनुवाद करने के लिए हमने कार्य प्रातिपदिक नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है, अतः दोपहर के बाद करने के इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक अपराह्नतन अथवा अपराह्नेतन का प्रयोग करेंगे। और कार्य का अनुवाद करने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः अपराह्नतन अथवा अपराह्नेतन प्रातिपदिक का भी हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा अपराह्नतनानि अपराह्नेतनानि वा कार्याणि पूर्वाह्ने अकरोः। और दूसरा वाक्य है और फोरनून में करने के कार्य दोपहर के बाद किए। तो यहाँ पर भी किए का अनुवाद करने के लिए क्री धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कब किए, दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद यह अधिकरण कारक है, कालाधिकरण होने से अनुवाद करते समय सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो दोपहर के बाद के लिए अपराह्न शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और क्या किया है, कार्य ही किए हैं, तो कार्य कर्म कारक हैं, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन से कार्य, फोरनून में करने के कार्य। तो यहाँ फोरनून में करना यह कार्य का विशेषण है। कार्य का अनुवाद करने के लिए हमने कार्य नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः फोरनून में करना इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पूर्वाह्नतन अथवा पूर्वाह्नेतन अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे। और का अनुवाद करने के लिए च अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा पूर्वाह्नतनानि च कार्याण्यपराह्ने अकरोः अथवा पूर्वाह्नेतनानि च कार्याण्यपराह्ने अकरोः। तो इस प्रकार दोपहर के बाद करने के कार्य दोपहर से पूर्व कर दिया और दोपहर पूर्व में करने के जो कार्य थे वो दोपहर के बाद किए। तो कार्य का विपर्यास हुआ है, विपरीत क्रम से किए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वाह्न अपराह्न शब्द का प्रयोग कैसे करना है और उससे बने विशेषण पूर्वाह्नतन अथवा पूर्वाह्नेतन अथवा अपराह्नतन अथवा अपराह्नेतन का भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आगे शब्द हैं दिवा, अव्यय शब्द है, अर्थ होता है दिन में। इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं दिवा तन, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, अर्थ होता है दिन में होने वाला। और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनेगा दिवा तनी, अर्थ होगा दिन में होने वाली। और दूसरा अव्यय शब्द है दोषा, इसका अर्थ है रात में। और इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं दोषा तन, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा, अर्थ होगा रात में होने वाला। और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं दोषा तनी, अर्थ है रात में होने वाली।
वाक्य है, दिन का युद्ध तो भयंकर था ही किंतु रात का भी वैसा ही था। पहले हम दिन का युद्ध तो भयंकर था ही इसका अनुवाद करते हैं। तो था इसका अनुवाद करने के लिए हम असधातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या था? युद्ध। तो युद्ध कर्ता कारक है। युद्ध के लिए संस्कृत में युद्ध प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। तो कैसा था? भयंकर था। भयंकर के लिए भी संस्कृत में भयंकर प्रातिपदिक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विशेष्य युद्ध अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः भयंकर इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तु अव्यय का प्रयोग होगा। कौन सा युद्ध? दिन में होने वाला। दिन का युद्ध अर्थात दिन में होने वाला। युद्ध का अनुवाद करने के लिए क्योंकि हमने नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः विशेषण दिन का अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक दिवा तना का प्रयोग करेंगे। तो दिन का युद्ध तो भयंकर था ही, इसका अनुवाद होगा दिवातनम युद्धम तो भयंकरम आसीत एव। बचा हुआ वाक्य है, किंतु रात का भी वैसा ही था। तो यहाँ पर भी था का अनुवाद करने के लिए असधातु लंग लकार का प्रयोग होगा। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। वैसा उसका अनुवाद करने के लिए तथा अव्यय का प्रयोग होगा। जैसा वैसा, तो जैसा अर्थात यथा, वैसा अर्थात तथा। और भी इसका अनुवाद करने के लिए अपि अव्यय का प्रयोग होगा। किंतु इसका अनुवाद करने के लिए किंतु अव्यय का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में भी था क्रिया का कर्ता तो युद्ध ही है, यह अंडरस्टूड है, और रात का यह उसी युद्ध का विशेषण है। तो युद्ध के लिए हमने देखा है कि अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अतः विशेषण रात का इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक दोषा तना का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा दिवातनम युद्धम तो भयंकरम आसीत एव किंतु दोषातनम अपि तथैव आसीत। तो तथा एव के बीच में वृद्धि संधि हो गई है और एव आसीत के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। एक वाक्य और देख लेते हैं। दिन और रात में होने वाली हिंसक घटनाएं देखकर लोग वहाँ से भाग गए। भाग गए इसका अनुवाद करने के लिए हम पलाई धातु का प्रयोग करेंगे। पाठी के समान रूप चलते हैं और भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। और हमने देखा है भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तवतु प्रत्यय में रूप बनेगा पलायितवत। अब कौन भाग गए हैं? लोग। तो लोग कर्ता कारक हैं। लोग के लिए संस्कृत में जन प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तवतु प्रत्यांत क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो कर्ता क्योंकि पुल्लिंग है, अतः क्रिया में भी हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना होगा। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी हमें बहुवचन की प्रयोग करनी होगी। और कर्ता क्योंकि कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का है, अतः क्रिया भी हमें प्रथमा विभक्ति की करनी होगी। तो पलायितवत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है पलायितवन्तः। वहाँ से इसके लिए ततः अव्यय का प्रयोग होता है। दृष्टवा इसका अनुवाद करने के लिए हम दृश्य धातु त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रूप बनता है दृष्टवा। क्या देखकर? घटनाएं। घटनाएं देखने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। घटना को संस्कृत में घटना ही कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कैसी घटनाएं? हिंसक घटनाएं। तो हिंसक यह घटना का विशेषण है, अतः हिंसक का अनुवाद करते समय भी हमें स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करना है। हिंसक का अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है हिंसिका। और ये घटनाएं कैसी हैं? दिन में होने वाली और रात में होने वाली। तो दिन में होने वाली यह भी घटना का विशेषण है और रात में होने वाली यह भी घटना का विशेषण है। घटना का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः दिन में होने वाली इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक दिवातनी का प्रयोग करेंगे। और रात में होने वाली इसका अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग प्रातिपदिक दोषातनी का प्रयोग करेंगे। और घटना का अनुवाद करने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः दिवातनी और दोषातनी इसका भी हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा दिवातनी ही दोषातनी ही च हिंसिकाः घटनाः दृष्ट्वा जनाः ततः पलायितवन्तः। दिवातनी दोषातनी के रूप नदी के समान चलेंगे और हिंसिका तथा घटना के रूप रमा के समान चलेंगे। कुछ और भी अधिकरण विशिष्ट विशेषण बचे हुए हैं, उनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में जो हमने विशेषण देखे हैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनका जितना अधिक प्रयोग करेंगे आपके लिए उतने ही जल्दी यह सहज हो जाएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, शेष विशेषणों को अगली कक्षा में देखेंगे।
आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।